तो बेटा यहां तक अपना हो गया, ठीक है। अब नंबर 3 पर आते हैं। 3rd नंबर, अगर डबल बॉन्ड रिंग के अंदर प्रेजेंट है तो क्या जीआई होगी? अब ये देखते हैं। नंबर 3rd है जीआई इन साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन में जीआई की स्टडी करते हैं। कंडीशन क्या है? देखो बेटा, साइक्लिक कंपाउंड की स्टार्टिंग होती है 3 कार्बन से। साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोपेंटीन, साइक्लोहेक्सीन एंड साइक्लोहेप्टीन। ये जो 7 कार्बन तक की साइक्लोएल्कीन होती हैं, इन एल्कीन में सिस फॉर्म तो एग्जिस्ट होता है लेकिन ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? जब ये ट्रांसफॉर्म में जाती हैं तो इनमें एंगल स्ट्रेन इतना मैक्सिमम होता है कि रिंग की स्टेबिलिटी वहां पर समाप्त हो जाती है। हम ये कहें रिंग वहां पर ब्रेक हो जाती है। तो केवल और केवल इनका सिस फॉर्म ही एग्जिस्ट होता है, ट्रांसफॉर्म डज नॉट एग्जिस्ट। गॉट इट? क्लियर हुआ ना? अब मिनिमम कार्बन कितने चाहिए? तो मिनिमम कार्बन चाहिए 8 कार्बन। साइक्लोऑक्टीन से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की स्टार्टिंग हो जाती है, ठीक है। तो वही यहां पर लिखा हुआ है कि इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन द रिंग साइज इज मिनिमम 8 मेंबर्स। रिंग का साइज कितने कार्बन का है? कम से कम 8 कार्बन का होना चाहिए। स्मॉल साइज रिंग आर नॉन एग्जिस्टिंग इन ट्रांसफॉर्म। जो साइज में छोटी हैं वो ट्रांसफॉर्म में एग्जिस्ट नहीं होती हैं। अब जैसे मान लेते हैं ये है हमारा साइक्लोप्रोपीन, नेक्स्ट इज साइक्लोब्यूटीन, नेक्स्ट इज साइक्लोपेंटीन, नेक्स्ट इज साइक्लोहेक्सीन और फाइनली ये जो है साइक्लोहेप्टीन। ये जो मेंबर हैं, these members do not show GI। ये GI को शो नहीं करते हैं। ओनली सिस फॉर्म एग्जिस्ट। कौन सा फॉर्म एग्जिस्ट होता है? सिस फॉर्म यहां पर एग्जिस्ट होता है। ट्रांसफॉर्म नॉट एग्जिस्ट। ट्रांसफॉर्म नॉट एग्जिस्ट। ट्रांसफॉर्म यहां पर एग्जिस्ट नहीं करता है। गॉट इट? क्लियर हुआ ना? 8 कार्बन, 9 कार्बन और 10 कार्बन, इन तीन में 8, 9, 10 मेंबर की साइक्लोएल्कीन का सिस फॉर्म मोर स्टेबल है कंपेयर टू ट्रांसफॉर्म के, जबकि इसके ऊपर चलने पर ट्रांसफॉर्म मोर स्टेबल होता है सिस के कंपेयर में। देखो जैसे साइक्लोऑक्टीन, ये देखो बेटा, ये यहां पर कौन सा फॉर्म है? सिस फॉर्म है ना। कहीं पर भी बॉन्ड लगा दो सिस फॉर्म ही मिलेगा, ठीक है। तो इसे हम पढ़ेंगे सिस ऑक्टीन, ठीक है ना। और इसका जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट यहां पर क्या बनेगा जाकर के? अगर हम इसका ये देखो ट्रांसफॉर्म बनाते हैं, ठीक, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन हो गए। 8 कार्बन में मान लो कहीं यहां पर हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है ना। इस डबल बॉन्ड में एक हाइड्रोजन ये आ गया और एक हाइड्रोजन ऊपर चला गया। तो ये कौन सा फॉर्म है? इट इज ट्रांसफॉर्म। ये ट्रांसफॉर्म हो गया साइक्लोऑक्टीन का, ठीक है ना। क्लियर हो गया ना? तो की पॉइंट हमें क्या याद रखना है? 8, 9, 10 इनका सिस फॉर्म हाईली स्टेबल है। 8, 9, 10 सिस मोर स्टेबल, ये आपको याद ही करना है। 11, 12, 13, 14 एंड सो ऑन, इनका कौन सा फॉर्म अधिक स्टेबल है? ट्रांसफॉर्म मोर स्टेबल।
इनका स्टेबल कौन सा फॉर्म है? ट्रांस फॉर्म इनका हाईली स्टेबल है, यहां पर सिस फॉर्म, और इनका ट्रांस फॉर्म अधिक स्टेबल है। गॉट इट? क्लियर हो गया। साइक्लोएल्कीन में हमें इतना ही याद रखना है। क्या याद रखना है? C3 to C7 do not show GI, only cis form exists due to in transform. Only cis form exists because in transform highly angle strain present, so ring is unstable. While in case of 8, 9, 10, GI exists but cis form is more stable compared to transform, and 11 and higher members of cycloalkene show GI and transform is highly stable. Got it? तो ये तो इनके साइक्लोएल्कीन की कहानी हो गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बेटा याद करते हुए चलना है। एक कंपाउंड है जिसे हम पढ़ते हैं डेकालीन। डेकालीन जो है वो ये कंपाउंड है, ये सभी कंपटीशन में पूछा गया है कि क्या डेकालीन जीआई को शो करता है। इसे हम पढ़ते हैं डेकालीन। याद रखो, डेकालीन 10 कार्बन है, यहाँ पर C10, H कितने हो गए? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, H 18। अरे भाई DU कितना है? 2, चूंकि 2 रिंग है तो DU 2 हो गया, तो 4 हाइड्रोजन कम हो गए। ये भी जीआई को शो करता है, शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये देखा गया एक्सपेरिमेंटली। अब जरा इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखना ध्यान से। यहां के जो 2 हाइड्रोजन है, एक रिंग ये हो गई, ये देखो बेटा ध्यान से। मान लो इसके दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है, यहां पर डार्क लाइन है, ठीक एक हाइड्रोजन, और ये भी सेम साइड है। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया? ये बन गया सिस फॉर्म, सिस डेकालीन। ठीक है, और यदि हाइड्रोजन अपोजिट साइड में हो रही है, अपोजिट साइड में हाइड्रोजन देखो, एक हाइड्रोजन ये है प्लेन के पीछे, और एक हाइड्रोजन ये है प्लेन के ऊपर। ये कौन सा फॉर्म है? ये ट्रांसफॉर्म हो गया। तो डेकालीन देखने में तो कोई अदर ग्रुप प्रेजेंट नहीं है भाई, ना तो क्लोरीन है, ना ब्रोमीन है, ना एल्काइल ग्रुप है, कोई ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करता है। यू हैव टू लर्न, तुम्हें ये याद करना ही पड़ेगा। सिस फॉर्म और ये है ट्रांसफॉर्म यहां पर। ओके, तो डेकालीन को हमें याद कर लेना है। तो ये हो गई साइक्लोएल्कीन। अभी तक हमने कितना पढ़ा? एल्कीन पढ़ी, डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन की स्टडी की, या डाई सब्स्टिट्यूटेड रिंग की स्टडी की। अब हमने क्या स्टडी की? अगर रिंग में ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, दैट्स मीन साइक्लोएल्कीन की। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, ये तुम्हें याद रखना है। अगली फैमिली आती है जीआई इन क्यूमुलिन्स। क्यूमुलिन क्या होती है, जरा हम इनकी स्टडी करते हैं। क्या लिखा है क्यूमुलिन के लिए? ध्यान से देखो, द पॉलीएल्कीन्स हैविंग एट लीस्ट 2 एडजेसेंट पाई बॉन्ड्स आर नोन क्यूमुलिन्स। सी डबल बॉन्ड सी कौन सी फैमिली है? ये हो गई जाकर के हमारी एल्कीन फैमिली। क्यों भाई? ये है एल्कीन फैमिली। ठीक है, H लगा दो, H के अलावा कोई भी ग्रुप लगा दो, ये हो गई एल्कीन। लेकिन C डबल बॉन्ड H ये सिंपल क्यूमुलिन होती है, इन्हें हम एलिन्स भी कहती हैं। सिंपल। अब देखिए डबल बॉन्ड लगातार आ गए, क्या बोल रहा है? हैविंग एट लीस्ट 2 एडजेसेंट पाई बॉन्ड्स।
तो एडजेसेंट पोजीशन पर आ गए ना पाई बॉन्ड। तो ये हो गई क्यूमिलीन, इसे हम पढ़ेंगे क्यूमिलीन पढ़ेंगे जाकर। अब जो क्यूमिलीन होती हैं ये होती हैं दो तरह की। क्यूमिलीन्स को हम क्लासिफाइड करते हैं टू टाइप से। एक है एवन क्यूमिलीन, एवन क्यूमिलीन, इवन क्यूमिलीन का मतलब, और दूसरी होती है ऑड क्यूमिलीन, इवन क्यूमिलीन एंड ऑड क्यूमिलीन। इवन क्यूमिलीन का मतलब ये है कि जो डबल बॉन्ड है वो इवन नंबर में प्रेजेंट होंगे। सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इन इवन नंबर, ये कैसी हैं? इवन नंबर में। ऑड क्यूमिलीन में डबल बॉन्ड ऑड नंबर में होंगे। सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी। यहां कितने हैं? 1 2 3। अगर एक ही है तो एल्कीन है, फिर 3, फिर 5 हो गए, ये ऑड नंबर में चल रहे। तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इन ऑड नंबर, ये किस नंबर में होती हैं? ऑड नंबर में होती हैं। ठीक है। अच्छा याद रखना है बेटा यहां पर एक पॉइंट और, कि जो इवन क्यूमिलीन होती हैं ये कैसी होती हैं? नॉन प्लेनर। कैसी होती हैं? नॉन प्लेनर होती हैं, याद रखना है। जबकि ऑड क्यूमिलीन कैसी होती हैं? ये प्लेनर होती हैं। ऑड क्यूमिलीन प्लेनर नेचर की होती है। प्लेनर का मतलब सेम प्लेन पर पूरा का पूरा सिस्टम प्रेजेंट है। लेकिन जो इवन नंबर की होती हैं इनमें टर्मिनल कार्बन दोनों में, दोनों टर्मिनल कार्बन के एटम डिफरेंट प्लेन पर होते हैं। ठीक है, डिफरेंट प्लेन का मतलब समझे? जैसे कि मान लो हमने ये लिया सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, ये देखो बेटा दोनों एटम मान लो हमने लिया ए बी, ये तो बोर्ड वाले प्लेन पर हो गए। ठीक है। अब एक एटम जो है वो किस प्लेन पर है? ये बोर्ड के बैक साइड हो गया, और दूसरा किस साइड में हो गया? ये बोर्ड के परपेंडिकुलर है, ये ऐसा हो गया। ठीक है। अब अगर हम इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को देखें, ये जो डिस्टेंस है यहां से ए, इसको हमने L1 मान लिया, सी डबल बॉन्ड सी ए बी। अब यहां पर ए आ गया नीचे और बी है ऊपर। ठीक है। अब अगर हम डिस्टेंस ले लें इसकी, ठीक है, देखना बेटा ध्यान से, तो क्या दोनों की डिस्टेंस सेम होगी या अलग अलग होगी? L1 L2 में क्या रिलेशन है? आप ऐसे देखो, ये हमारा डबल बॉन्ड है, ठीक है बेटा। ये देखना, ये क्या है? डबल बॉन्ड हो गया। यहां पर इस तरह से एक प्लेन ऐसा है, एक ऐसा है। ठीक है, ये देखो परपेंडिकुलर फॉर्म में है, और जबकि दूसरा जो है इनका जो स्ट्रक्चर है इस तरह से है।
इनका जो स्ट्रक्चर है ये इस तरह से प्रेजेंट है। क्या ये दिख रहा अच्छी तरह? समझो ध्यान से। अब यहां पर जो ब्लू कलर का पेन है, इससे डिस्टेंस अगर हम रेड पेन की लेते हैं तो वही डिस्टेंस आएगी जो कि यदि हम इसको नीचे कर दें और फिर यहां पर लगा दें रेड पेन, ये देखो, तब भी वही डिस्टेंस रहेगी, चाहे हम ऐसे कर दें इस तरह से। ये देखो, ये तो दोनों प्लेन पर है और ये दोनों परपेंडिकुलर फॉर्म में प्रेजेंट है, तो डिस्टेंस सेम रहेगी। L1 इज इक्वल टू L2 ही रहेगा। अगर L1 इज इक्वल टू L2 है तो क्या होगा? क्या यहाँ GI होगी? तो आप बोलेंगे कि GI एब्सेंट। ये होता है इवन नंबर में, क्योंकि डिस्टेंस का अलग अलग होना नेसेसरी है। लेकिन अगर हम यही काम ऑड में करते हैं, ऑड में मान लो C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, ये हो गया AB और ये है AB। दूसरा C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, AB और ये है AB। अब जिस प्लेन पर, मान लो XY प्लेन पर यहां पर AB है, तो XY प्लेन पर यहां पर भी AB है। ये हमारा XY प्लेन पर है और जबकि ये YZ प्लेन पर है। इनका प्लेन अलग हो गया और इनका प्लेन अलग प्रेजेंट है। तो प्लेन अगर अलग है तो नॉन प्लेनर है, और नॉन प्लेनर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करते हैं। जबकि ये देखो बेटा, प्लेनर है। यहां से यदि आप डिस्टेंस लेते हैं, ये वाली डिस्टेंस L1 मान लीजिए, ये हमारी L1 हो गई, और यहां से ये डिस्टेंस लेते हैं तो ये क्या हो गई? L2। अब दोनों प्लेनर है तो प्लेनर के बेस से जब सिस्ट्रांस आएगा तो डिस्टेंस चेंज हो जाएगी। तो ये क्या हो गया? L1 इज नॉट इक्वल टू L2। जब दोनों सेम नहीं है तो क्या GI होगी? बिल्कुल GI यहां पर प्रेजेंट। गॉट इट? क्या ये बात समझ गए? तो जो पहली क्राइटेरिया दिया गया है, ये तो दिमाग में बिठा लो, इवन नंबर एल्कीन्स। ठीक, इवन एल्कीन्स, इवन कॉम्यून्स, क्यूमुलिन्स do not show GI due to L1 is equal to L2। पहला केस। जबकि ऑड क्यूमुलिन्स शो GI ड्यू टू L1 is not equal to L2। ये पहला क्राइटेरिया होगी। और एक पॉइंट यहां पर याद रखना है कि टर्मिनल कार्बन एटम्स must contain different atoms individually। टर्मिनल एटम्स दो डिफरेंट एटम से ऐड होना चाहिए। अरे तभी तो पता चलेगा कि ये सिस में जा रहा है या ट्रांस में जा रहा। अगर सेम एटम्स हैं तो जानकारी नहीं होगी। क्लियर हो गया? अच्छी तरह ये दिमाग में बिठा देना है क्या कंडीशन है। ऑड नंबर में डबल बॉन्ड होने चाहिए, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, टर्मिनल कार्बन एटम्स के पास में डिफरेंट एटम्स होने चाहिए, अलग अलग कार्बन में। जैसे C डबल बॉन्ड C इन गिवन क्यूमुलिन्स
आइडेंटिफाई a given cumulines, how many show GI, कौन कितनी शो करेंगी? जैसे C डबल बॉन्ड CH3 Cl CH3H, C डबल बॉन्ड CH3 Cl Bri, C डबल बॉन्ड C बेंजीन एंड नाइट्रोबेंजीन, CH2 CH3 CH3 C डबल बॉन्ड C NH2 SH CH3 C डबल बॉन्ड C CH डबल बॉन्ड CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH and CH3 CH double bond CH2, DH और ये हो गया Cl Br, DH और ये है फ्लोरीन क्लोरीन। ठीक है, चलो भाई एक एक स्टार्ट करो। पहला बताइए, इन गिवन क्यूमुलिन्स हाउ मेनी शो GI, कौन कौन से शो करेंगे? क्यूमुलिन की GI की कंडीशन क्या है? ऑड नंबर में डबल बॉन्ड होने चाहिए, पहला केस। दूसरा केस क्या है? टर्मिनल कार्बन मस्ट कंटेन 2 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। गॉट इट? चलो इसमें आते हैं, पहले गिनो 1 2 3, तो ये कौन सी हो गई? ऑड है ना बेटा? ठीक, तो इसका मतलब ये प्लेनर हो गई। अब यहां देखिए मिथाइल क्लोरीन, यहां पर मिथाइल हाइड्रोजन, इसके भी दोनों ग्रुप अलग अलग हैं और इसके भी दोनों ग्रुप अलग अलग हैं। क्या ये शो करेगी? यस, बिल्कुल करेगी। दूसरे में देखो 1 2 3 4, 4 हो गए, तो ये कौन सी हो गई? इवन हो गई। अब टर्मिनल को देखना ही नहीं है। क्यों नहीं देखना है? क्योंकि इवन वाली तो नॉन प्लेनर है। ये कैसी है? नॉन प्लेनर है। तो नॉन प्लेनर होने के कारण अब हमें टर्मिनल कार्बन से कोई लेना देना नहीं है, तो यहां पर GI एब्सेंट हो। इसमें गिनो 1 2 3 4 5, ऑड नंबर में है, वेरी गुड। ये हो गई ऑड एल्कीन, ऑड क्यूमुलिन। इस कार्बन में कितने टाइप के ग्रुप हैं? 2 टाइप के, एक है इथाइल, एक है आइसोप्रोपाइल। डिफरेंट हो गए। इस कार्बन में एक है फिनाइल और दूसरा है नाइट्रोफिनाइल। ये भी दोनों अलग हैं। क्या ये शो करेगा? यस या नो? बिल्कुल शो करेगा। तो ये वाली भी शो करेगी। इसमें देखो बेटा CH3 1 2 3 4 5, ये कैसी है? ऑड नंबर की है। ठीक, क्या इस कार्बन में 2 अलग अलग ग्रुप हैं? बोलो। जी हाँ, दोनों अलग अलग ग्रुप हैं। क्या इस कार्बन में दोनों ग्रुप अलग अलग हैं? तो आप कहेंगे नहीं सर, ये तो दोनों एक ही हैं। कैसे हैं दोनों? सेम ग्रुप प्रेजेंट है। तो क्या GI पॉसिबल है? तो आप रिप्लाई देंगे नो, यहां पर GI प्रेजेंट नहीं होगी। इसमें बेटा काउंट करो 1 2 3 है, कौन सी हो गई? ऑड नंबर में।
ठीक, इस कार्बन के दोनों ग्रुप क्या अलग अलग ग्रुप हैं? एक है एल्कीन, दूसरा एल्काइन, दोनों अलग अलग हैं। क्या इस कार्बन के दोनों अलग अलग हैं? ये भी दोनों अलग अलग हैं। क्या जीआई पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। तो यहां पर भी जीआई प्रेजेंट हो गया। इसमें काउंट करो 1 2 3 4। पहली कंडीशन ही है कि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड चेक करो, पहले पता तो चले ये प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है। तो ये बेटा कैसा हो गया? ये है इवन, और इवन जो होती हैं वो प्लेनर होती। अब आगे की देखने की जरूरत ही नहीं है, जबकि इस कार्बन के दोनों ग्रुप अलग हैं, इस कार्बन के भी दोनों ग्रुप अलग हैं, लेकिन इनमें जीआई नहीं है क्योंकि ये नॉन प्लेनर है। तो जीआई यहां पर क्या हो गई? एब्सेंट हो गई। ठीक है, आगे देख लो 1 2 3, बहुत अच्छे। यहां पर भी ये ऑड नंबर में है। किस नंबर में है? ऑड। क्या इस कार्बन के दोनों ग्रुप अलग हैं? एक है हाइड्रोजन, दूसरा है ड्यूटेरियम, दोनों अलग अलग हैं। यहां पर एक फ्लोरीन है, एक क्लोरीन है, यहां पर भी दोनों अलग अलग हैं। तो क्या जीआई है? यस, यहां पर भी जीआई प्रेजेंट है। तो इस तरह से क्यूमलीन की हम स्टडी करते हैं। क्यूमलीन क्या होती हैं? जिनमें कंटिन्यू या एडजेसेंट पोजीशन पर डबल बॉन्ड कंटिन्यूअसली चलते चले जाते हैं। सबसे सिंपल क्यूमलीन कौन सी है? जब दो डबल बॉन्ड होते हैं, इसके बाद में फिर हाइयर मेंबर होते हैं। जीआई के लिए बेसिक क्राइटेरिया क्या है? ऑड नंबर में डबल बॉन्ड और टर्मिनल कार्बन के पास में डिफरेंट एटम्स होने चाहिए। ऑड क्यों होनी चाहिए? इसलिए होनी चाहिए क्योंकि ऑड क्यूमलीन्स प्लेनर होती हैं, इवन क्यूमलीन्स नॉन प्लेनर होती हैं। अगर ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं तो वहां पर जीआई होगी, अदरवाइज जीआई वहां पर प्रेजेंट नहीं होगी। ओके, वेरी गुड, समझदार बच्चे हो। फिर आता है जीआई इन सी डबल बॉन्ड एंड सिस्टम। अगला पार्ट आ गया, पार्ट नंबर ई, पांचवें पार्ट पर आ गए, सी डबल बॉन्ड एंड सिस्टम। ठीक, ये कंपाउंड बनते कैसे हैं पहले हम ये देखते हैं। होता क्या है कि ये हमारा है कार्बोनिल कंपाउंड। क्या है? या तो एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है। शॉर्टकट में बोल देते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। ये कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, यदि हम इनकी रिएक्शन अमोनिया डेरिवेटिव से कराते हैं, H2N और यहां लगा दिया Z। ठीक है, Z कोई ग्रुप होगा, अभी आगे बताते हैं। मीडियम होता है जनरली एसिडिक मीडियम। ठीक है, पीएच वैल्यू 7 से कम होती है। तो ये कंपाउंड बनता है सी डबल बॉन्ड एन, एन पर ये लोन पेयर एक है और ये आ गया Z। यहां पर हमें जीआई देखना है बेटा। यहां पर लोन पेयर भी अपना रोल प्ले कर रहा है। लोन पेयर के कारण ही यहां पर जीआई प्रेजेंट है इस फंक्शनल ग्रुप में। ठीक है, अब जेड क्या क्या हो सकता है देखो ध्यान से। अगर जेड हमारा क्या है, मान लो एच है। ठीक, एच मत लो, जेड हमारा मान लेते हैं ओ एच है। क्या है? ओ एच। तो ये कंपाउंड क्या बन गया? H2NOH। इसे हम पढ़ते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन। ठीक है, अब यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा? जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बनता है सी डबल बॉन्ड एन, एन के बाद में OH। इसे पढ़ते हैं ऑक्जिन। क्या पढ़ते हैं? ऑक्जिन पढ़ते हैं। अगर मान लो जेड हमारा NH2 ही है, क्या है? NH2, तो ये बनता है H2N NH2। इसे पढ़ते हैं हाइड्राजीन, हाइड्राजीन हो गया।
और इसके जरिए प्रोडक्ट बनता सी डबल बॉन्ड सी एन पर लोन पेयर, और ये आ गया NH2। इसे पढ़ते हैं हाइड्रेजोन। हाइड्रेजोन इनकी डिटेल से स्टडी हम करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स में। इसी तरह और देखो आगे, H हमारा होता है यदि Z अगर हमारा हो गया मान लो NH NO2 DNP बनता है। क्या बनता है? डाई नाइट्रो 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, और साथ में क्या है? NH2 तो वही है। तो ये जो प्रोडक्ट बना जा करके, ये पहले प्रोडक्ट नहीं, पहले ये देख लो क्या बन गया? NH2। अब हम सीधे Z को ही लिखेंगे NO2 एंड NO2। ठीक है, निकलता क्या है? ये दो Z यहां से निकलते हैं, आप देख रहे हो, ये इतना रिमूव हो जाता है, माइनस वाटर। गॉट इट? अब यहां पर प्रोडक्ट हमारा ये जो बनेगा चल करके, ये क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड N लोन पेयर, नीचे आ गया NH NO2 एंड NO2। इस तरह से चलते चले जाते हैं। सेमी कार्बेजाइड है, मान लेते हैं NH C डबल बॉन्ड NH2। ठीक है, इस तरह से जहां पर भी ये अमोनिया डेरिवेटिव्स आते हैं, मान लो NH R आ गया, तो यहां पर हर जगह क्या बनेंगे? ये GI को शो करेंगे। किसको शो करेंगे? GI को। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी कि हमें ये देखना होगा कि ये जो ग्रुप होंगे दोनों, इन ग्रुपों पर हमें स्टडी करनी है। कार्बोनिल कंपाउंड दो तरह की है, एक एल्डिहाइड और दूसरा कीटोन। ठीक है, पहले हम एल्डिहाइड पर चलते हैं। ये देखो, नंबर ए एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड में ये बना R। पहला नंबर देखो फॉर्मल्डिहाइड, पहला क्या आएगा? HH C डबल बॉन्ड O प्लस H2NZ। ठीक है, यहां से वाटर निकल गया, और वाटर निकलने के बाद में ये देखो बेटा, वाटर निकल गया। अब वाटर निकलने के बाद में क्या बन गया? HH C डबल बॉन्ड O NOH, या यहां ले लो Z, और ये लोन पेयर। ये कंपाउंड जो है ये फॉर्मल्डिहाइड, क्या नेम है? फॉर्मल्डिहाइड या मीथेनल। ठीक है, अब यहां पर आप देखो, क्या ये दोनों सेम है? दोनों हाइड्रोजन सेम है। कंडीशन क्या है कि जहां पर भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है, उनमें दोनों कार्बन या जो भी एटम्स हैं, इनके ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। यहां तो दोनों सेम है ना? सेम। तो क्या GI होगा? GI एब्सेंट होगा। जबकि दूसरी फैमिली, अब इसी एल्डिहाइड में देखते हैं, नेक्स्ट ग्रुप जब आएगा तो नेक्स्ट ग्रुप ये हो गया अदर एल्डिहाइड्स। ये कौन है? अदर एल्डिहाइड। अदर एल्डिहाइड की रिएक्शन जब हम यही कराते हैं तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? RH C डबल बॉन्ड N, ये लोन पेयर है, और ये हो गया Z। अब यहां पर देखो, कार्बन में दोनों ग्रुप अलग अलग है, और नाइट्रोजन में भी दोनों ग्रुप अलग अलग है। कार्बन में भी अलग, नाइट्रोजन में भी अलग। इसका मतलब GI प्रेजेंट होगा। ये बनेगा GI के लिए पॉजिटिव बनेगा। अब Z कुछ भी हो सकता है, OH NH2 फिनाइल हाइड्राजीन या सेमी कार्बेजाइड, ये कुछ भी हो सकता है। दैट्स मीन
केवल फॉर्मल्डिहाइड एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसके अमोनिया डेरिवेटिव्स जीआई को शो नहीं करेंगे। ओनली क्या बनता है की पॉइंट, ओनली formaldehydes do not show GI when reacts with, when, या ऐसे देखो, the derivative of formaldehyde, the derivatives of formaldehyde do not show GI. The derivatives of formaldehyde do not show GI, while other aldehydes derivatives show GI. केवल फॉर्मल्डिहाइड के डेरिवेटिव जीआई को शो नहीं करेंगे, बाकी जितने भी एल्डिहाइड हैं, एलिफेटिक, एरोमेटिक, हर टाइप के, वो सभी जीआई को शो करेंगे। चूंकि एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, एक साइड तो एच ही रहेगा और एक साइड एल्काइल ग्रुप रहेगा। आर इज इक्वल टू एच तो फॉर्मल्डिहाइड पहला मेंबर हो गया, फर्स्ट होमोलॉग, और इसके बाद में फिर जितने भी इसके होमोलॉग्स हैं वो सभी जीआई को शो करेंगे जब वो अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्शन करेंगे। क्या ये बात समझ गए? जेड कुछ भी हो सकता है, OH हो सकता है, NH2 भी हो सकता है, XYZ कुछ भी है। अब हम कीटोन पर आते हैं, देखना बेटा ध्यान से। कीटोन्स क्या है फॉर्मूला, RC डबल बॉन्ड O R डैश। ठीक, यदि R इज इक्वल टू R डैश है, इफ R is equal to R dash, if R is equal to R dash, then derivatives do not show GI। क्यों नहीं भैया ऐसा करेंगे? अरे भाई सिंपल सा लॉजिक है कि R C डबल बॉन्ड N और ये आ गया जेड, यहां पर ये दोनों क्या हो गए, यहां पर ये दोनों सेम हो गए जाकर के, तो क्या जीआई होगी? बोलो, जीआई यहां पर क्या होगी? एब्सेंट। ठीक, ए पॉइंट मान लिया। बी पॉइंट पर आइए, नंबर बी, इफ R इज नॉट इक्वल टू R डैश, अगर ये दोनों अलग अलग है, देन तो बोलो बेटा क्या होगा? देन डेरिवेटिव्स शो GI। अब यहां दोनों डेरिवेटिव्स GI को शो करेंगे, जैसे R डैश C डबल बॉन्ड N, ये आ गया और ये हो गया जेड। चल भाई बोलो, क्या ये दोनों अलग अलग हैं? बोथ आर डिफरेंट, दोनों क्या हैं? डिफरेंट हैं। ये क्या है बेटा? डिफरेंट, तो जीआई होगी, बोलो जीआई 100%, जीआई 100% प्रेजेंट होगी। ठीक है, चलो पहले एल्डिहाइड्स के एग्जांपल्स देखते हैं।
जैसे ये दिया है H H C डबल बॉन्ड NOH, ऑक्जिम हो गया बेटा। OH अगर आ जाए तो ऑक्जिम। CH3 H C डबल बॉन्ड NOH, C6 H5 बेंजीन, CH डबल बॉन्ड NOH, C डबल बॉन्ड NH2H। बताओ भाई, केवल यही एक एल्डिहाइड का ऑक्जिम ऐसा है जो जीआई को शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये दोनों एटम क्या हैं? सेम है। लेकिन ये दोनों अलग, ये दोनों अलग, ये दोनों अलग, तो क्या यहां जीआई होगी? जीआई प्रेजेंट है। ठीक है, इन दोनों को पढ़ेंगे ऑक्जिम क्या है, जबकि ये क्या है? हाइड्रेजोन। ये हाइड्रेजोन। ठीक है, कीटोन में आते हैं। CH3 CH3 C डबल बॉन्ड NOH, CH3 C2H5 C डबल बॉन्ड NOH, C2 CH3 C डबल बॉन्ड NOH, और यहां पर है फिनाइल। बोलो कौन कौन जीआई को शो करेंगे? क्या पहला करेगा? बोलो। तो आप कहेंगे सर ये तो दोनों सेम है। कैसे हैं? सेम। तो जीआई क्या होगी? एब्सेंट होगी। यहां पर अलग अलग है, जीआई प्रेजेंट होगी। यहां पर भी दोनों अलग अलग हैं, तो यहां पर भी जीआई प्रेजेंट होगी। सेम नो। बेंजोफिनॉन C6 ये कंपाउंड है बेंजोफिनॉल। इसकी रिएक्शन NOH। बताना है बेटा आपको कि जीआई है या नहीं है। CH2 C डबल बॉन्ड O, इसमें जीआई है या नहीं है। एसीटोफिनॉन का C डबल बॉन्ड NOH, सभी ऑक्जिन है। क्या यहां जीआई है? क्या यहां जीआई है? क्या यहां जीआई है? तो आप बोलेंगे सर ये तो दोनों सेम सेम है, तो जीआई एब्सेंट। ये अलग है, ये बेंजाइल ग्रुप है और ये फिनाइल ग्रुप है, यहां प्रेजेंट। ये फिनाइल ग्रुप है और ये मिथाइल ग्रुप है, यहां पर भी जीआई प्रेजेंट होगी। समझे? ये अमोनिया डेयरी, एन के साथ में जो OH लगा है यही OH बदलता रहेगा। एन के साथ में एक लोन पेयर, एक OH होगा। इनका जब नेम लिखते हैं तो इनके नेम में सिस ट्रांस नहीं लिखते हैं। सिस ट्रांस जनरली वहां यूज करते हैं जहां पर कार्बन ही होते हैं। लेकिन अगर कोई अदर एलिमेंट आ गया जो जीआई का कारण बन गया तो वहां पर सिन और एंटी का यूज करते हैं। देखो कैसे, जैसे ये कंपाउंड दिया गया है CH3H C डबल बॉन्ड N, ये लोन पेयर है, ये H है, तो यहां पर हेटेरो एटम नाइट्रोजन है ना। याद रखो ये एल्डोक्जिम है। क्या है बेटा? H की जगह OH, ये है एल्डोक्जिम। ठीक है, एल्डिहाइड से जो बने
वो एल्डोक्जिम, कीटोन से बने वो कीटोक्जिम। एल्ड एल्डिहाइड से लिया गया, ऑक्जिम फंक्शनल ग्रुप है। कितना होता है फंक्शनल ग्रुप मालूम है? ये फंक्शनल ग्रुप इतना होता है, ये फंक्शनल ग्रुप है। तो देख लो, अब कंडीशन यहां पर ये दिमाग में रखनी है कि यदि H और OH, H एंड H और यहां पर जो Z है, अगर ये सेम साइड है तो हम लिखेंगे सिन। क्या पढ़ोगे? सिन पढ़ोगे। और यदि यही अपोजिट साइड आते हैं, CH3 H C डबल बॉन्ड N OH, और लोन पे दिखाए या ना दिखाए ये दिमाग में नहीं रखना है, OH को दिखाना चाहिए। तो क्या H और OH सेम साइड हैं? नहीं है ना, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? एंटी पढ़ेंगे। क्या पढ़ना है? एंटी, नॉट आंटी। ओके, बताओ भाई, ये सिन और एंटी आपको बताना है। C डबल बॉन्ड N OH, C डबल बॉन्ड N OH, C डबल बॉन्ड N OH। ऊपर वाला ये सिन है या एंटी? हाइड्रोजन और OH अपोजिट साइड है, एंटी हो गया। हाइड्रोजन एंड OH अपोजिट साइड है, एंटी हो गया। और हाइड्रोजन एंड OH सेम साइड है तो सिन हो गया। तो थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे में खेल खत्म है। और अगर ठीक बीचों बीच है तो हमें पता ही नहीं चलेगा ये सिन है या एंटी है। तो बीच वाले के मतलब दो हो गए, सिन भी हो सकता और एंटी भी हो सकता। इसी तरह जब हम कीटोक्जिम की बात करेंगे, कीटोक्जिम, कीट ऑक्जिम, तो ये बनेगा कीटोक्जिम। ठीक है, जैसे मान लो ये कंपाउंड है C डबल बॉन्ड N OH और यहां है CH3 C2H5। अब यहां हाइड्रोजन तो है नहीं, हाइड्रोजन तो केवल एल्डिहाइड में आता है, तो फिर इसका नेम क्या लिखेंगे? तो बेटा नेम लिखने का तरीका यह है कि जिस डायरेक्शन में OH प्रेजेंट है उस डायरेक्शन के ग्रुप को हम लिखेंगे सिन। क्या पढ़ेंगे? सिन। तो देखो ये तो हमारा इतना तो ऑक्जिम हो गया, ये क्या है? ऑक्जिम। ठीक है, अब इसका नेम लिखना है तो लिखोगे सिन मिथाइल इथाइल ऑक्जिम। सिन डायरेक्शन में मिथाइल है फिर इथाइल है, या इसे भी लिख दो। और एंटी इथाइल, एंटी इथाइल मिथाइल ऑक्जिम। दूसरा तरीका ये है। ठीक है, दोनों एल्काइल ग्रुप को हमें बताना पड़ेगा। जो सिन का है उसे पहले लिखना है, इसी तरह जो एंटी का है उसे पहले लिखना है। तो चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों नेम आपके 100% करेक्ट नेम होंगे। जैसे ये है C6H5 C6H5 C2H5 C डबल बॉन्ड N OH। यहां हमने दिखा दिया डबल बॉन्ड, बना रहने दो, आपको OH से मतलब है। इसका नेम क्या होगा? तो OH की डायरेक्शन में कौन सा ग्रुप है? फिनाइल। तो क्या लिखोगे?
सिन फिनाइल इथाइल ऑक्जिम, सिम फिनाइल इथाइल ऑक्जिम। अच्छा, दूसरा नेम क्या लिखना है? एंटी इथाइल, एंटी इथाइल फिनाइल ऑक्जिम, एंटी इथाइल फिनाइल ऑक्जिम। इस तरह से सिन और एंटी की हमें यहां पर स्टडी करनी है। जनरली अपनी जो बुक्स हैं उनमें ऑक्जिम ही दिया है, लेकिन अमोनिया के डेरिवेटिव जितने भी हैं सभी में जीआई प्रेजेंट है। एल्डिहाइड के लिए अलग और कीटोन के लिए अलग। केवल फॉर्मल्डिहाइड का अमोनिया डेरिवेटिव जीआई को शो नहीं करेगा, बाकी जितने भी एल्डिहाइड हैं सब शो करेंगे। कीटोन में सिमेट्रिकल कीटोन शो नहीं करेगा, जबकि अनसिमेट्रिकल कीटोन के डेरिवेटिव जीआई को शो करेंगे। ओके, जैसे एक एग्जांपल दिया है, ए मिक्सचर ऑफ स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड and its next homologue is treated with excess of ammonium treated with hydroxylamine. How many oxygens will be formed? सोचो, a mixture of smallest aldehyde and its next homologue is treated with excess of ammonium hydroxide. How many oxygens will be formed? क्या होगा बताइए बेटा। स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड कौन सा है? तो आप बोलेंगे सर स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड का मतलब फर्स्ट मेंबर। नेक्स्ट होमोलॉग क्या होगा? CH3H डबल बॉन्ड, दोनों की रिएक्शन करा दी गई हाइड्रोक्सिलामाइन से H2NOH। ठीक है, जब ये रिएक्शन हुई तो यहां से निकला वाटर, यहां से भी निकाल दो वाटर। अब प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा? देखो यहां का जो प्रोडक्ट है HH C डबल बॉन्ड NOH, और यहां पर CH3H C डबल बॉन्ड NOH। हमें ये नहीं मालूम सिन बना कि एंटी, ना ना ना। क्या ये जीआई को शो करेगा? ये तो दोनों सेम है ना, तो जब ये दोनों सेम है तो जीआई क्या होगी? जीआई एब्सेंट, सिंगल स्ट्रक्चर, सिंगल बनेगा। लेकिन यहां पर तो जीआई है, यहां पर तो जीआई है, तो अगर यहां पर जीआई प्रेजेंट है तो कितने बनेंगे? एक बनेगा सिन और दूसरा बनेगा एंटी, टोटल तो दो इसके बनेंगे। तो जब दो इसके बनेंगे तो टोटल कितने बनेंगे? हाउ मेनी ऑक्जिम्स विल बी फॉर्म? टोटल ऑक्जिम्स फॉर्म्ड कितने बने? इज इक्वल टू 3 बन के तैयार। हाउ मेनी? 3। फॉर्मल्डिहाइड का अकेला है, जबकि एसिटाल्डिहाइड के 2 हो गए। क्या ये बात क्लियर हुई? बहुत अच्छे। नेक्स्ट है ए मिक्सचर ऑफ स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड एंड इट्स नेक्स्ट होमोलॉग। तो बेटा स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड तो अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं, H2C डबल बॉन्ड O, CH3CH डबल बॉन्ड O। इसकी जब रिएक्शन कराई गई NH2OH से एक्सिस तो कितने बने थे? 3 ऑक्जिम बन के तैयार हुई थी। ठीक है, एंड स्मॉलेस्ट एसाइक्लिक कीटोन, एसाइक्लिक का मतलब ओपन चेन वाला, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कौन होगा? सबसे छोटा होगा एसीटोन, CH3C डबल बॉन्ड O, स्मॉलेस्ट एसाइक्लिक कीटोन एंड इट्स नेक्स्ट होमोलॉग। तो होमोलॉग में कितना चेंज होता है? CH2 का, एक CH2 बढ़ा दो किसी साइड, CH3 CH2 CH3 C डबल बॉन्ड O। इनकी रिएक्शन जब कराएंगे हाइड्रोक्सिल अमाइन से तो यहां प्रोडक्ट बना, एक तो बना CH3
CH3 C डबल बॉन्ड NOH, और एक यहां बना CH3 CH2 C डबल बॉन्ड NOH। अब बेटा बताइए क्या ये ऑक्जिम शो करेगी जीआई? तो यहां तो जीआई है नहीं, जीआई एब्सेंट, और यहां पर एक सिन होगा और एक एंटी होगा, तो इसके भी टोटल कितने हो गए? 3। तो टोटल ऑक्जिम कितने हो गए? टोटल ऑक्जिम्स इज इक्वल टू 3 + 3, 6 बन के तैयार। इस तरह के क्वेश्चन यही डालती है। टोटल कितने बने? 6 बने। बढ़े आगे, ऑक्जिम समझ में आ गया? वेरी गुड। अगला है जीआई इन एन डबल बॉन्ड एन सिस्टम। यहां पर दोनों हेट्रो, बेटा दोनों अगर नाइट्रोजन है तो दोनों के पास में लोन पेयर, तो ज्यादा दिमाग ही मत लगाओ। इस तरह के ग्रुप होंगे एजो कंपाउंड R2N2। क्या पढ़ देंगे? एजो कंपाउंड्स। ठीक है, जैसे अब इनका क्या खेल है? एन डबल बॉन्ड एन, आर आर लोन पेयर क्या बन गया? सिन। और दूसरा क्या बनेगा? एन डबल बॉन्ड एन, आर आर लोन पेयर, यहां पर भी लोन पेयर, तो ये क्या बन गया? एंटी बन गया। ठीक, जैसे एजोमीथेन CH3 एन डबल बॉन्ड एन CH3 क्या है? एजो बेंजीन। कौन सा फॉर्म दिख रहा है? सिन फॉर्म दिख रहा है। तो अगर कहीं पर भी ऐसे दिखे, दूसरा फॉर्म एन डबल बॉन्ड एन CH3 CH3, ये कौन सा फॉर्म है? एंटी फॉर्म, एजोबेंजीन। इनमें ये कहानी चलेगी। गॉट इट? सारी फैमिली हम लोग ले रही है, जितना सिलेबस है उतना ले लो। बोर्ड वालों का केवल डबल बॉन्ड का याद रखो और साइक्लिक का। नीट में सिंपल सिंपल क्वेश्चन है डबल बॉन्ड और साइक्लिक के, लेकिन जेई में ये सभी आता है, सभी कंसीडर किया गया, तो पूरा सिलेबस चल रहा है। नेक्स्ट फैमिली आती है जीआई इन स्पाइरेन्स। स्पाइरेन क्या है? स्पाइरो कंपाउंड पढ़े थे, एक कार्बन के जरिए 2 रिंग बनी थी, तो उन्हें हम स्पाइरो कहते थे। यहां पर जो फैमिली है वो इस तरह से चलेगी। एक रिंग देखो बेटा ये हो गई, दूसरी रिंग ये हो गई, एक ग्रुप ये है ए बी और ए बी। ठीक, इन्हें हम पढ़ते हैं स्पाइरेन्स। जिस तरह क्यूमिलीन आपको याद है, क्या क्यूमिलीन याद है? क्यूमिलीन में ऑड नंबर, इवन नंबर, सेम लॉजिक आपको याद रखना। स्पाइरेन्स में ज्यादा दिमाग ही मत लगाइए। स्पाइरेन में अगर इवन नंबर में रिंग आ रही है, इवन नंबर में रिंग है, तो नॉन प्लेनर याद रखो, नॉन प्लेनर इवन। और यदि ऑड में आ रही है 1 2 3 4,
ए बी ए बी, ये ऑड नंबर भी है। ठीक, ये प्लेनर है। कैसा है? प्लेनर। जो कॉम्यून का लॉजिक है, कॉम्यूलिन का, वही दिमाग में रखना है, कभी गलती हो गई ही नहीं। टर्मिनल कार्बन मस्ट कंटेन टू डिफरेंट एटम, ये टर्मिनल हो गए टू डिफरेंट, और यहां पर भी टू डिफरेंट। ठीक, डिफरेंट एटम्स यहां पर भी होने चाहिए, यहां पर भी डिफरेंट, यहां पर भी डिफरेंट। ये देखो ऑड प्लेनर है, यहां पर जीआई होगी, तुरंत आंख मीच के बोलो नहीं, ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, याद कर लीजिए। इवन जीआई एब्सेंट नॉन प्लेनर है ना। और ये देखो डिफरेंट एटम्स हैं, यहां देखो बेटा डिफरेंट एटम्स हैं, जी हाँ। ऑड है, प्लेनर है, डिफरेंट एटम्स, जीआई प्रेजेंट, बस इतना ही दिमाग में रखना है। 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह से अगर आते चले गए तो ये कैसे होंगे? जीआई शो करेगी। सेकंड कंडीशन क्या है? यदि टर्मिनल कार्बन कंटेन टू डिफरेंट एटम्स, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, जीआई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये नॉन प्लेनर है। जीआई वही कंपाउंड शो करते हैं जो प्लेनर होते, और प्लेनर में ही L1 और L2 की डिस्टेंस अलग अलग होती है, जबकि नॉन प्लेनर में L1 और L2 की डिस्टेंस सेम होती है। तो स्पाइरेंस में हमें यही याद रखना है, ठीक है। ऑड, प्लेनर, इवन, नॉन प्लेनर। अगर प्लेनर है तो टर्मिनल कार्बन के पास टू डिफरेंट एटम्स होने चाहिए, और अगर डिफरेंट एटम्स दोनों साइड में प्रेजेंट है तो यहां पर जीआई होगी, अदरवाइज यहां पर जीआई प्रेजेंट नहीं। ठीक है, गुड। अगली फैमिली आती है साइक्लो एल्काइलिडीन्स। साइक्लो एल्काइलिडीन, साइक्लो एल्काइलिडीन का मतलब, जैसे अभी हम जो एग्जाम्पल लिए हैं इसी एग्जाम्पल पर फोकस करें। ये देखो बेटा, डबल बॉन्ड सेम कार्बन पर आ जाए, ए बी ए बी, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है? एल्काइलिडीन। यही फैमिली है एल्काइलिडीन, ये एल्काइलिडीन होती है, ठीक है। अब यहां पर डबल बॉन्ड और रिंग को एक जैसा समझो, या तो आप सोच लो ये भी डबल बॉन्ड है, तो अगर डबल बॉन्ड ये है तो सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है ना। या इसको समझ लो ये भी रिंग है, तो एक रिंग दूसरी, बिल्कुल भी इसमें दिमाग मत लगाइए। तो क्या ये इवन में आ रही कि ऑड में आ रही? इवन में आ गई ना। किसमें आ गई? इवन नंबर में। ये है इवन एल्काइलिडीन नॉन प्लेनर। कैसी है? नॉन प्लेनर है। और नॉन प्लेनर अगर है तो क्या जीआई होगी? जीआई यहां पर एब्सेंट, ठीक है। इसको रिंग मान लो तो 2 रिंग हो गई, या इस रिंग को डबल बॉन्ड मान लो तो 2 डबल बॉन्ड हो गए, ठीक है। लेकिन अगर ये ऑड नंबर में आ जाए, मान लो ये कंपाउंड दिया गया है डबल बॉन्ड इस तरह से, तो ये देखो बेटा ध्यान से, 1, 2, 3, या तो तीनों रिंग या तीनों डबल बॉन्ड, तो ये कैसे हो गई? ऑड में आ गई। और अगर ऑड है तो कैसा होगा स्ट्रक्चर? प्लेनर होगा। तो पहले तो ये डिसीजन हो गया कि प्लेनर है, ठीक है। अब टर्मिनल कार्बन देखो ए बी, और यहां पर भी ए बी आ गया। अगर टर्मिनल कार्बन एटम्स
अगर ये प्लेनर है और टर्मिनल कार्बन में डिफरेंट डिफरेंट एटम्स आ गए तो समझ जाइए कि यहां पर Gi प्रेजेंट होनी ही है, कोई डाउट नहीं करना है। क्या ये बात समझ में आ रही है? आलस नहीं फैलाना है, आलस नहीं फैलाना है। आलस के बाद से एक बार याद आया कि एक क्लास में एक टीचर पढ़ा रहे थे अपना सब्जेक्ट। कुछ बच्चे तो बड़े ध्यान से पढ़ रहे थे, लेकिन कुछ बच्चे जो थे वो आराम से इस तरह बेंच पर हाथ बांधे हुए और गर्दन डाल के लेटे हुए। टीचर काफी देर देखता था, लेकिन नो कुछ समझ में नहीं आया। फाइनली टीचर ने टोक ही दिया, क्यों बेटा खड़े हो, क्लास में आलस फैला रहे, नींद आ रही है क्या? तो बच्चा खड़ा हो गया। अब टीचर कहता है कि जब मैं पढ़ता था, जब मैं स्टूडेंट था और हमारे टीचर ये सब्जेक्ट पढ़ाते थे तो मैं बहुत ही ध्यान से पढ़ता था। यदि आलस होता भी था तो आलस हमारा खत्म हो जाता था। और तुम यहां पर क्लास में सो रही हो। तो स्टूडेंट बड़ी मासूमियत से कहता है, सर आपको कोई अच्छा टीचर पढ़ाता होगा। क्या समझ गए ना? अगर समझ गए वेरी गुड। तो मैं वही कह रहा हूं, आलस नहीं फैलाना है। यहां पर तुम्हें बहुत अच्छा टीचर पढ़ा रहा है। अगर एक एक स्टेप आपने क्लियर कर लिया तो कोई भी कंपटीशन हो, जो कंपटीशन में केमिस्ट्री की बात चले, तो आप 100% उसका न्यूमेरिकल सॉल्व कर दोगे। तो बी केयरफुल। अगर ये ऑड नंबर में है तो यहां पर Gi 100% प्रेजेंट होगी। कब? जब टर्मिनल कार्बन एटम में 2 डिफरेंट एटम्स या एटम के ग्रुप प्रेजेंट होंगे। तो ये फैमिली होती है एल्काइलिडीन। सेम कार्बन में अगर 2 बॉन्ड आ जाते हैं तो हम उसे पढ़ते हैं एल्काइलिडीन, और अगर अलग अलग कार्बन में एडजेसेंट पोजीशन पर आते हैं तब पढ़ते हैं एल्काइलिन। एल्काइलिन, एल्काइलिडीन। गॉट इट? क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? तो ये है Gi इन साइक्लोएल्काइलिडीन। केवल ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो, बाकी तो सीधा सीधा क्वेश्चन पढ़ा होगा, पूछेगा इनमें कौन सा Gi शो करेगा, कौन सा Gi शो नहीं करेगा। अगला आता है Gi इन डाइफिनाइल्स। डाइफिनाइल का लॉजिक बेटा देखो, 2 रिंग है बेंजीन की, और बेंजीन की रिंग कैसी होती है? प्लेनर की नॉन प्लेनर? बेंजीन रिंग हमेशा प्लेनर होती है। अब ये 2 रिंग है बेंजीन की, ठीक ठीक है बेटा, ध्यान से समझना। ये जो रिंग है, इस रिंग में यदि कार्बन काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन तो ये हो। अब ये बेंजीन रिंग इस तरह रखी हुई है, दूसरी बेंजीन रिंग से ये जुड़ी है, तो इस तरह का केस हो गया। दोनों बेंजीन रिंग कैसी हैं? प्लेनर। सेम प्लेन पर दोनों बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। इसमें भी 6 कार्बन है और इसमें भी 6 कार्बन है। अगर दोनों बेंजीन रिंग है, ये डाइफिनाइल है या फिनाइल बेंजीन भी कह सकते हैं, आईपैक नेम। मान लो किसी कारण बस एक बेंजीन रिंग रोटेट होगी 90 डिग्री। अब देखना बेटा, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, ठीक है। तो अब अगर ये रोटेट हो गई तो ऐसी हो जाएगी, ठीक है। ऊपर के 2 कार्बन और नीचे के 2 कार्बन ये तो आपस में परपेंडिकुलर हो गए, लेकिन जिस कार्बन से दूसरी रिंग का ये कार्बन जुड़ा है, ये वाला कार्बन, और ये कार्बन से फिर लास्ट वाला जो टर्मिनल कार्बन है, ये कार्बन, ये तब भी सेम प्लेन पर रहेंगे। 6 तो ये हो गए, ठीक। मान लो 1 2 3 4 5 और 6 ये हो गए, ठीक है। अभी देखो बेटा, ये 6 के 6 प्लेन पर है, 6 इधर 6 इधर। मान लो एक रिंग का रोटेशन हो गया, तो अगर ये रोटेशन हो गया, ये ऐसा हो गया, तो ये दोनों प्लेन के ऊपर हो गए, ये दोनों प्लेन के नीचे हो गए। लेकिन ये वाला जो कार्बन है जिससे ये रिंग जुड़ी है
और ये जो कार्बन है ये वाला, ये दोनों कार्बन तो अभी भी प्लेन में प्रेजेंट है। पहले इतना समझो। दैट्स मीन हम ये कहें कि 6 के बाद में ये हो गया 1 डैश, ठीक, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश। तो अगर हम इस रिंग को रोटेट करते हैं, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि 8 कार्बन एटम्स मस्ट प्रेजेंट, मस्ट नहीं, ऑलवेज प्रेजेंट इन सेम प्लेन। अब अगर आपको ये बात अच्छी लग रही है तो ठीक है, नहीं तो इसको हम इस ढंग से समझ सकते हैं। मान लो ये 6 के 6 कार्बन है, ठीक है बेटा, देखना ध्यान से, ये 6 कार्बन सेम प्लेन पर प्रेजेंट है। इस रिंग का रोटेशन हो गया, तो जब इस रिंग का रोटेशन हुआ तो मान लो ये जो कार्बन है ये प्लेन बोर्ड के बैक साइड में चले गए। नीचे के जो कार्बन है ये बोर्ड के ऊपर की साइड में आ गए। लेकिन ये जो कार्बन है दिस एंड दिस, ये दोनों कार्बन तो प्लेन इसी प्लेन पर होंगे जिस प्लेन पर ये प्रेजेंट होगा। तो 6 कार्बन एक रिंग के और 2 कार्बन दूसरी रिंग के, ये हमेशा सेम प्लेन पर ही रहेंगे, ठीक है। अभी आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे क्राउडिंग, स्टेरिक हिंड्रेंस, ऑर्थो इफेक्ट वगैरह, तो वहां पर रिंग में थोड़ा सा क्या हो जाता है, रिंग थोड़ी सी मूव कर जाती है, ठीक है। कब? जब बल्कि ग्रुप आती है। ये तो कंडीशन नंबर 1 हो गई। ये तो आपने दिमाग में रख लिया कि 8 कार्बन हमेशा सेम प्लेन पर ही रहेंगे, 4 कार्बन का रोटेशन हो सकता है, ठीक है। इस तरह से ये प्लेन के ऊपर वाला पोर्शन है और ये प्लेन के पीछे वाला पोर्शन है, ओके। अब जो है, जैसे ये ग्रुप आ गया हमारा 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है। यहां पर मान लो COOH ग्रुप है, ये CH3 ग्रुप है, ये बल्कि ग्रुप हो गया, ठीक है। यहां पर भी CH3 ग्रुप है और COOH ग्रुप है, ठीक। क्या ये ग्रुप आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे? ये ग्रुप आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, ठीक है। जब ये ग्रुप, चूंकि बल्कि ग्रुप है, किस टाइप के ग्रुप हैं? बल्कि, तो इनमें क्या आ जाएगा? इनमें आएगा रिपल्सन, इनमें हो जाएगा रिपल्सन। अभी इस तरह से प्रेजेंट हैं दोनों, ठीक है, इस तरह से ये ग्रुप जो है, ये दोनों ग्रुप और ये दोनों ग्रुप, कहने का मतलब ये दो छिनगुन और दोनों अंगूठे, ये ग्रुप हो गए, ये ग्रुप हो गए, ये आपस में क्या कर रहे हैं? रिपल कर रहे हैं। तो अगर ये रिपल्सन कर रहे तो रिंग कैसी घूम जाएगी? इस तरह हो जाएगी। ये तो ऐसी थी, अब ये रिंग कैसी होगी? इस तरह की हो गई कि नहीं हुई? अब बताओ बेटा, क्या ये प्लेनर नहीं? क्या ये प्लेनर है? अब भाई ये तो प्लेन, ये तो सेम प्लेन पर नहीं है ना, एक ऊपर हो गया एक नीचे हो गया, यही हुआ ना। और ये प्लेन पर प्रेजेंट है, तो ये कैसा हो जाएगा? नॉन प्लेनर। रिपल्सन होने के कारण ये रिंग कैसी हो जाएगी? नॉन प्लेनर। अब जब ये नॉन प्लेनर हो गई तो नॉन प्लेनर होने के कारण GI क्या होगी? एब्सेंट हो जाएगी। इन बल्कि ग्रुपों को हमें दिमाग में रखना होगा, ठीक। अच्छा,
मान लो नेक्स्ट एग्जांपल, एक रिंग ये है। अब हमने 3 रिंग बना दी, ठीक। यहां पर भी ग्रुप एक है, मान लो COOH, COOH, और इन पर भी कोई छोटे छोटे ग्रुप प्रेजेंट हैं, AA, ठीक है। और यहां पर भी है COOH, मान लो यहां पर CH3 और ये है CH3 COOH, ठीक है। अब यहां पर ये तो छोटे छोटे ग्रुप हैं, इनमें रोटेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब हमें करना देखना ये है कि क्या ये ग्रुप और इन ग्रुपों में कोई रिपल्सन प्रेजेंट है, बोलो। अब तो ये काफी दूर हो गए, अब ये कैसे हैं, अत्यंत दूर है। हो सकता है ए हमारा हाइड्रोजन ही हो, ठीक है, या ए हमारा ड्यूटेरियम हो, या ए हमारा फ्लोरीन हो, ये सब छोटे ग्रुपों में आते हैं। तो जब यहां पर इन दोनों के, अगर ये बड़ा है, मान लो कौन, यही बड़े ग्रुप हैं, तो ये बड़े ग्रुप होने के कारण ये जो रिंग है ये खुद अपना 3D में चल, 3D का मतलब ये रिंग नॉन प्लेनर हो जाएगी, और ये दोनों तो प्लेन पर ही बनी रहेंगी। अब आपको मालूम है कि एक रिंग के साथ में ये जो कार्बन होते हैं, ये कार्बन हमेशा प्लेनर ही होंगे। कैसे होंगे, ये सभी प्लेनर। तो मान लो ये रिंग रोटेट भी हो जाती है, इसके कारण, ये दोनों ग्रुपों के कारण ये रोटेट हो रही, इन दोनों के कारण भी ये रोटेट हो रही, तो इन दोनों में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये जो बनेंगे ये तो हमारा L1 है, और इसी तरह से CH3 COOH A, ठीक, और CH3 COOH। यहां पर CH3 ये तो सेम प्लेन पर है, ये अगर L1 है तो ये L2 है, तो L1 इज नॉट इक्वल टू L2 हो जाएगी। दैट्स मीन GI क्या होगी, GI यहां पर प्रेजेंट होगी। सिंपल सा फंडा है। क्या फंडा है, अगर दो रिपल्सन ग्रुप, बड़े वाले ग्रुप, ऑर्थो ऑर्थो, इन पोजीशन का नेम क्या है, ऑर्थो 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 डैश ऑर्थो डैश, इन पोजीशन पर बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है। तो अगर 2 रिंग है तो वो प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएगा, नॉन प्लेनर हो जाएगा इन ग्रुपों के कारण। ये ग्रुप किस डायरेक्शन में चले जाएंगे, 2 ग्रुप ऐसे रहेंगे और 2 ग्रुप ऐसे हो जाएंगे, ठीक। तो अगर हम इसकी डिस्टेंस चाहे नीचे से ले लें और चाहे ऊपर से ले लें, बराबर ही आएगी। दैट्स मीन L1 इज इक्वल टू, यहां पर L1 इज इक्वल टू L2 रहेगा, ठीक। इसका दूसरा एंटी फॉर्म भी बना लेना। लेकिन अगर ये दोनों, जिन रिंग के जरिए हम GI को फाइंड कर रहे हैं, वो दोनों सेम प्लेन पर ही बनी रहती हैं, वो प्लेनर ही हैं, तो वहां पर क्या होगा, तो वहां पर GI प्रेजेंट हो जाएगी। गॉट इट, क्लियर हो गया अच्छी तरह से, बहुत बढ़िया। यहां से आपका GI का कल्चर समाप्त होता है।